नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने की रायपुर में पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता। राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा। पुलिसिंग के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन पर विशेष जोर। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एसआईआर समेत उठाए कई महत्वपूर्ण मुद्दे। सरकार ने सदन के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग मिलने की जताई उम्मीद। कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा। अब 11 दिसंबर तक चलेगी प्रक्रिया। विशेष सूची पर्यवेक्षक ने दक्षिण 24 परगना जिले में की एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा। गोवा में पुर्तगाली पासपोर्ट चुनने वाले में नहीं माने जाएंगे भारतीय नागरिक। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें। मामले में नई एफआईआर दर्ज। भाजपा ने गांधी परिवार पर लगाया देश की संपत्ति लूटने और धोखाधड़ी का आरोप। चक्रवात दितवा के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को भेजी गई राहत सामग्री। भारतीय वायुसेना ने कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे 300 से ज्यादा भारतीय नागरिकों सहित कई देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला। रांची वनडे में भारत की शानदार जीत। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से दी मात। सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। विराट कोहली ने खेली 135 रनों की शानदार पारी। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों को एक 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। इनमें विजन 2047, पुलिसिंग रोड मैप, आतंकवाद की रोकथाम, महिला सुरक्षा, भगोड़ों का पता लगाना और फॉरेंसिक सुधार जैसे अहम विषय शामिल रहे। पीएम ने विकसित भारत के विजन के अनुरूप पुलिसिंग के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन पर बल दिया। पीएम ने पुलिस के बारे में जनता की धारणा बदलने के महत्व को रेखांकित किया। पीएम ने युवाओं तक पहुंच बढ़ाने और शहरी और पर्यटन पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। पीएम ने प्रतिबंधित संगठनों की नियमित निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करने, वामपंथी उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नवोन्मेषी मॉडल अपनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पीएम ने इस संदर्भ में प्रवर्तन, पुनर्वास और सामुदायिक स्तर पर हस्तक्षेप को साथ लाने की अहमियत बताई। प्रधानमंत्री ने मजबूत आपदा तैयारी और समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। पीएम ने चक्रवातों, बाढ़ और प्राकृतिक आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में पीएम ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए। वहीं सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक शामिल हुए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख ने भी हिस्सा लिया। वहीं देश भर में विभिन्न रैंकों के 700 से अधिक अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। और पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस वर्ष का डीजीपी आईजीपी सम्मेलन अत्यंत सार्थक रहा। हम सभी ने विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय के अनुरूप विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जहां तक पुलिस बलों का सवाल है, व्यावसायिकता, संवेदनशीलता और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन ने हमारे पुलिस बलों को एक सुदृढ़ और सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
आगे बढ़ाया। मोदी जी की दूरदर्शी अंतर्दृष्टि और प्रेरणा ने इस सम्मेलन को उभरते युग में नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में एक नई दिशा दी। आज हमारे बलों की पुलिसिंग क्षमता देश को किसी भी चुनौती से बचाने के लिए और भी अधिक निखर गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने मामले में नई एफआईआर दर्ज की है, जिसे लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा पूरे मामले को लेकर गांधी परिवार पर हमलावर है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने मामले में नई एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में राहुल और सोनिया गांधी के अलावा 6 अन्य नाम शामिल हैं। ये शिकायत ईडी मुख्यालय द्वारा दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को आपराधिक साजिश के तहत धोखाधड़ी से कब्जे में ले लिया गया। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपते हुए पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत अनुसूचित अपराध दर्ज करने की सिफारिश की थी। पूरे मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर देश की संपत्ति लूटने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जनरल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। हजारों करोड़ों की संपत्ति, वो भी फ्रीडम फाइटर्स की संपत्ति, 50 लाख रुपए देकर और यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर अपने नाम पर उसका इंटरेस्ट करा दिया। आपने लूटा है तो लौटाना तो पड़ेगा। कानून अपना काम कर रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह की भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें नेहरू परिवार के लोग जो इन्वॉल्व हैं, जिसमें उनका नाम आ रहा है, निश्चित रूप से जो है कानून अपना काम करेगी और कानून जो उचित समझेगी उन लोगों को सजा भी देगी। इससे पहले मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जवाब देना चाहिए, जिनमें कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए का क्राइम प्रोसीड्स और करीब 5000 करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्तियों का मामला शामिल है। इससे पहले ईडी, एजेएल और यंग इंडिया की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड में नई एफआईआर दर्ज होने के बाद गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे में पहले से ही राजनीतिक तौर से कई मुश्किलों में फंसी कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज ये नई प्राथमिकी पार्टी की साख और कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात संबोधन में विविध विषयों पर हल्के फुल्के अंदाज में गहरी बात उन्होंने की। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा शक्ति यानी जेन जी को विकसित भारत की बड़ी शक्ति बताया। अपने मन की बात में प्रधानमंत्री ने भारत की शक्ति का उल्लेख किया और कहा कि भारत की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर ने देश को नई उड़ान दी है। युवाओं के साथ साथ देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी हमेशा से प्रधानमंत्री के मन के करीब रहे हैं। इस बार के मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात हमेशा कुछ नई उपलब्धियों और भविष्य की उम्मीदों पर केंद्रित रहता है। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे पलों का जिक्र किया जो विकसित होते भारत की तस्वीर को और साफ करती हैं। पीएम ने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी शुरू होने से लेकर आईएनएस माहे के भारतीय नौसेना में शामिल होने का जिक्र किया और कहा कि भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है। पीएम ने कुछ दिन पहले हुए इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का उल्लेख किया और कहा कि हमारे जेन जी की आंखों में जो चमक और लगन है वो विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। साथियों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जैन जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ते थे, कुछ पल संतुलन में रहते थे,
फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ जो ड्रोन उड़ रहे थे उनमें जीपीएस का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर जीपीएस संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था। उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था। इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को देखते हुए उस दृश्य को भी याद किया जब चंद्रयान 2 संपर्क से बाहर हो गया था। पीएम ने कहा कि उस दिन पूरा देश और हमारे वैज्ञानिक उदास हो गए, लेकिन उसी दिन चंद्रयान 3 की सफलता की ऐतिहासिक कहानी लिखनी शुरू हुई। युवाओं के साथ साथ देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी हमेशा से प्रधानमंत्री के मन के करीब रहे हैं। इस बार के मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के जज्बे की बात की। मन की बात में पीएम ने भारतीय महिला टीम द्वारा आईसीसी महिला विश्व कप जीतने, डेफलिम्पिक्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन और दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम की जमकर सराहना की। भारतीय खेलों के लिहाज से ये महीना सुपरहिट रहा है। इस महीने की शुरुआत भारतीय महिला टीम द्वारा आईसीसी महिला विश्व कप जीतने से शुरू हुई। कुछ दिन पहले ही टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स हुए हैं, जहां भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 मेडल जीते हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास ही रच दिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 20 मेडल जीते। जिस बात की और भी अधिक चर्चा हो रही है वो है हमारी महिला टीम का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना। देशवासियों को इस टीम के हर खिलाड़ी पर बहुत गर्व है। मन की बात कार्यक्रम के बड़े मंच पर पीएम द्वारा खिलाड़ियों की बात करना निश्चित तौर पर देश के करोड़ों युवाओं को फिटनेस और खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शहद उत्पादन के क्षेत्र में देश की तरक्की गौर करने लायक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज मन की बात में इस विषय को उठाया और कहा कि जम्मू कश्मीर के रामबन सुलाई शहद को जहां जीआई टैग मिलने से देश का गौरव बढ़ा है, वहीं कर्नाटक और नागालैंड समेत कई राज्यों में शहद के कारण लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जम्मू कश्मीर के खास शहद का जिक्र किया। तुलसी के फूलों से निकलने वाला यह शहद अपने सफेद रंग और गुणवत्ता की वजह से देश भर में पहचान बना रहा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। पीएम ने शहद उत्पादन के क्षेत्र में कर्नाटक के किसानों की पहल को भी सराहा। दक्षिण कन्नड़ा जिले में एक किसान संस्था ने आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया है। अब यहाँ का शहद दूर दूर तक पहुंच रहा है। दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। यहाँ ग्रामजन्य नाम की किसान संस्था इस प्राकृतिक उपहार को नई दिशा दे रही है। ग्रामजन्य ने यहाँ एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनकर गांवों से शहरों तक पहुंच रहा है।
इस प्रयास का लाभ 2,500 से अधिक किसानों को मिला है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कर्नाटक के ही तुमकुरू में हुई एक पहल का उल्लेख किया। यहाँ एक संस्था शहद उत्पादन के लिए अपने सदस्यों को बी बॉक्सेस प्रदान कर रही है। इससे भी किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। कर्नाटका के ही तुमकुर जिले में शिवगंगा कालिंजिया नाम की संस्था का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा यहाँ हर सदस्य को शुरुआत में 2 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं। ऐसा करके इस संस्था ने अनेकों किसानों को अपने अभियान से जोड़ दिया है। अब इस संस्था से जुड़े किसान मिलकर शहद निकालते हैं, बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं और स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है। पीएम ने देश के अलग अलग हिस्सों में शहद उत्पादन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। इन प्रयासों से न केवल किसानों को लाभ मिल रहा है, बल्कि लोगों को भी अच्छी गुणवत्ता का बेहतरीन शहद उपलब्ध हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की गाथा का जिक्र करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना बताया। संस्कृति के साथ साथ राज्यों की विशेषता का इस कड़ी में जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया। प्राचीन विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से जोर रहा है। अब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की गाथा को 3D लाइट और साउंड शो के जरिए देखने का अद्भुत प्रयास सफल हो गया है। वहीं दिव्य ग्रंथ गीता की पहली बार सऊदी अरब में प्रस्तुति और यूरोप के लातविया में गीता महोत्सव का आयोजन इस बात का सबूत है कि भारतीय संस्कृति को पीएम मोदी ने विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है। यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। संस्कृति में स्थानीय भाषा की भूमिका पर भी पीएम मोदी हमेशा विशेष जोर देते आए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 2 दिसंबर से आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में लोगों से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की है। 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है। लर्न तमिल, तमिल कर कलम। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में इस समय सिर्फ राज्यों के बीच सांस्कृतिक सेतु पर काम नहीं हो रहा है, बल्कि ये देशों के बीच में भी हो रहा है। पीएम ने हाल में भूटान और अन्य देशों में गए भगवान बुद्ध के अवशेषों का मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। संस्कृति, विरासत और परंपराओं पर गर्व करने का संदेश पीएम हमेशा से देते आए हैं। फिर चाहे वो संस्कृति को बढ़ावा देने की बात हो या फिर देश के विभिन्न राज्यों की विशेषताओं का जिक्र करते हुए वहां पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास हो। इस कड़ी में पीएम ने विंटर टूरिज्म को अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बताते हुए इस बार लोगों से हिमालय की खूबसूरत वादियों में जाने का आग्रह किया।
सर्दियां आ गई हैं और साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले टूरिज्म को, विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बना दिया है। हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की हर क्षमता मौजूद है। हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है और एडवेंचर की असीम संभावनाएं भी हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं डेस्टिनेशन वेडिंग की बढ़ती लोकप्रियता पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने सर्दियों के मौसम में प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के लिए लोगों से हिमालय की खूबसूरत वादियों में विंटर टूरिज्म को और लोकप्रिय बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र के उत्पादकता के अच्छे रहने की उम्मीद जताई है। तो विपक्षी दलों ने कहा है कि वो एसआईआर सहित कई मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। सत्र के दौरान सरकार 13 विधेयकों के सदन के पटल पर रख सकती है। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार की तरफ से सभी प्रमुख दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में 36 दलों के 50 नेता शामिल हुए। मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाए जाने पर चर्चा हुई। सरकार ने विधायी एजेंडे को सामने रखा तो विपक्षी दलों ने बताया कि वो कई अहम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो। All bills should be sent to the standing committee or the select committee, and it was a practice. It was a practice also that all bills should be sent. संसदीय कार्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र की उत्पादकता बेहतर रहेगी। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। सत्र के दौरान सरकार की तरफ से 13 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। सत्र के दौरान परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी सरकार के एजेंडे में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक भी परिचय के लिए सूचीबद्ध है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तेज और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करना है। कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025 भी एजेंडे का हिस्सा है। उम्मीद है कि संसद सत्र के दौरान खूब कामकाज देखने को मिलेगा। कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश भर में मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाने की कोशिशें तेज हैं। राजनीतिक दलों की बात संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। वहीं एसआईआर प्रक्रिया के बीच कई राज्यों में सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल में घेराव, आरोप प्रत्यारोप और 35 लाख नाम पुरानी सूची से मैच न करने वाले इस बड़े सवाल ने तमाम बड़ी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। गोवा से लेकर असम तक एसआईआर की इस चुनौतीपूर्ण और चर्चित प्रक्रिया की पूरी तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है।
अब वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े सभी चरण नई तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया अब 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई है। वहीं अब 16 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। इन राज्यों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह विस्तार जरूरी पाया गया। वहीं इससे पहले शनिवार को कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की गाड़ी का घेराव और हमले करने के मामले के पीछे TMC के हाथ होने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि मुर्शिदाबाद में बूथ लेवल ऑफिसर की मौत के बाद TMC नेताओं ने इस परिवार की संवेदनाओं का राजनीतिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया। मामले में शोक में डूबे परिवार को पहले TMC ब्लॉक अध्यक्ष अल्तमस कबीर शेख की गाड़ी से कोलकाता लाया गया और इसके बाद से उनके जरिए विरोध को भड़काने की कोशिश की गई। हालांकि पीड़ित परिवार से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मुलाकात भी की। मुख्य चुनाव अधिकारी ने BLO की मौत पर चिंता जाहिर की। SIR प्रक्रिया में चल रहे विवाद के बीच निर्वाचन आयोग के विशेष सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने दक्षिण 24 परगना जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुब्रत गुप्ता को आयोग ने 28 नवंबर को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ शिकायतें हैं और हम उनकी दोबारा जांच करेंगे। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान तैयार की जा रही ड्राफ्ट मतदाता सूची में 35,23,800 लोगों के नाम नहीं रहने की संभावना जताई गई है। यह अनुमान शनिवार शाम 6 बजे के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साझा किया। अधिकारी के मुताबिक हटने वाले संभावित नामों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें 18,70,000 मृत, 3,80,000 अनुपस्थित, 11,82,000 स्थानांतरित और 77,565 डुप्लीकेट मतदाताओं की संभावना जताई गई है। गोवा में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने जानकारी दी कि जो 88 OCI कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड हैं, वे भारत के नागरिक हैं और इसलिए वो वोटर बनने के योग्य हैं। लेकिन जिन्होंने पुर्तगाली पासपोर्ट चुना है, वे भारतीय नागरिक नहीं रह जाते। ऐसे में यह उनकी जिम्मेदारी है कि वो पासपोर्ट सरेंडर करने की जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएं। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है। अगर किसी ने पोर्तुगीज पासपोर्ट लिया है, he ceased to be citizen of India, तो उस केस में he is not supposed to be in the list। अभी तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे चल रहा है। जब तक खुद वो नहीं बताएगा, हमारे पास में अभी ये मैकेनिज्म तो नहीं है कि किसी ने जैसे ही पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया तो हमारे पास कोई इंटीमेशन आ जाती है। तो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ वो सही है, और अगर वो सही नहीं है तो मेरे ऊपर RP एक्ट 1950 के सेक्शन 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। असम में विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत सोनितपुर, तेजपुर, ढेकियाजुली, बरचाला, रंगपाड़ा और नादुआर विधानसभा क्षेत्र में सटीक मतदाता सूची तैयार करने के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही मौजूदा मतदाता सूची में विसंगतियों की जांच भी की जा रही है। राज्य में SIR की प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 18 वर्ष तक के आयु के युवाओं का नामांकन तथा मृत मतदाताओं के नाम हटाने का काम किया जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरव दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। और पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के फाल्टा से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की बड़ी साजिश का आरोप सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि स्थानीय TMC नेता जहांगीर ने चुनाव आयोग की विजिटिंग टीम को रोकने और उन पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। अधिकारी के अनुसार जहांगीर ने करीब 300 महिलाओं को इकट्ठा किया है, जिन्हें कथित तौर पर 500 रुपए प्रति व्यक्ति दिए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ECI से अपील की है कि वे तुरंत हस्तक्षेप कर ECI टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी शुभेंदु अधिकारी के पोस्ट को रीपोस्ट कर इस पर लिखा है कि ये बहुत चिंता की बात है, खासकर कोलकाता के बीचों बीच पश्चिम बंगाल के CEO पर हुए हमले के बाद। अगर इलेक्शन कमीशन के सीनियर अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो कोई सोच भी नहीं सकता कि जमीन पर BLO पर कितना दबाव और डर होता होगा। इस अराजकता की जिम्मेदारी पूरी तरह से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और DGP की है। कोई भी चूक उनकी नाकामी है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
जहां एक ओर एसआईआर प्रक्रिया का काम जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू शरणार्थियों को संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के तहत भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। नागरिकता पाकर ये लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लंबे इंतजार और अनिश्चितता के बाद इन्हें आखिरकार कानूनी पहचान मिल गई है और इस समय बंगाल के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में बसे इन लोगों को सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये वे परिवार हैं जो बिना घर, बिना जमीन और बिना किसी दस्तावेज के केवल इस विश्वास के साथ सीमा पार आए थे कि भारत ही उनका सुरक्षित घर है। पे हिंदू लोग का ऊपर बहुत निर्यातन हो रहा है, तो हम लोग भाग कर आ गया है यहाँ पर। जब सर्टिफिकेट नहीं मिला तब मैं यहाँ पे एक्चुअली आराम से कोई बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का नागरिक नहीं था। अभी तो मैं नागरिक हो गया, तो अभी ये सब का कर सकता हूँ। There was a hearing in post office Barasat, superintendent of post with his all team members interviewed us, me also, and after that he reported, and then I have got this certificate, this one, this citizenship certificate from Ministry of Home Affairs. जनवरी 1990 में बांग्लादेश था, इंडिया आ गया। उधर हिंदू मुस्लिम राइट चलता है। मैं इसी साल जनवरी मंथ में सीए सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन किया था। उसके बाद इसी साल अप्रैल मंथ में मुझे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन उपलब्ध न होने के मुद्दे पर कोलकाता हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने समय पर रिपोर्ट नहीं दी तो इस मामले की रोजाना सुनवाई की जाएगी। दरअसल पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम जमीन न मिलने की वजह से अटका हुआ है और ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को सकारात्मक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन शुक्रवार को भी रिपोर्ट पेश न करने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कंटीले तार लगाना देश की सुरक्षा का मुद्दा है। इतने गंभीर विषय पर और अधिक समय नहीं दिया जा सकता। वहीं राज्य सरकार को 1 हफ्ते की अंतिम मोहलत दी है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य की रिपोर्ट में कोई ठोस प्रगति नहीं दिखी तो फिर इस मामले की रोजाना सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दस्तावेज पेश करते हुए बताया कि फेंसिंग केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दस्तावेज पेश करते हुए बताया कि फेंसिंग के लिए जमीन अधिग्रहण को केंद्र ने मंजूरी भी दे दी है और फंड भी जारी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। अब नजरें राज्य सरकार की उस रिपोर्ट पर होंगी जो अगले हफ्ते कोर्ट में पेश की जानी है। और वहीं शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और रणनीति से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में शीतकालीन सत्र के लिए कांग्रेस की संयुक्त रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बैठक को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि सभी विपक्षी पार्टियों को लगता है कि चुनाव सुधारों पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। स्ट्रेटजी कमेटी की मीटिंग यहाँ हुई कांग्रेस की। बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है हमारा। संपूर्ण विपक्षी भावनाओं को समझते हुए हमने ये निर्णय लिया है और ऐसा संकेत, स्पष्ट शब्दों में तो नहीं, संकेत संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है कि चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए वो आपस में विचार विमर्श करेंगे
और उसके बाद किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। और चक्रवात दितवा को लेकर ताज़ा जानकारी के अनुसार इसके उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तटों के पैरेलल लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और अगले कुछ घंटों में एक गहरे डिप्रेशन में कमजोर होने की संभावना बनी है। चक्रवात के रविवार देर रात उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तट से कम 30 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित होने का अनुमान है, जिसके कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 दिसंबर यानी सोमवार को तिरुवल्लुर जिले में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा के बाद जारी भीषण संकट के बीच भारत ने एक बार फिर मानवीय सहायता बढ़ाते हुए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय वायुसेना का एक और C-130J विमान 10 टन आपदा राहत सामग्री, भीष्म क्यूब्स और चिकित्सा टीम के साथ कोलंबो पहुंचा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय वायुसेना का C-130J लगभग 10 टन आपदा राहत सामग्री, भीष्म क्यूब्स और चिकित्सा टीम के साथ कोलंबो में उतरा है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा ने भीषण तबाही मचा रखी है। तनावपूर्ण हालात के बीच भारत लगातार राहत बचाव अभियान में मदद पहुंचा रहा है और इस बीच कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे 320 से अधिक भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया। भारतीय उच्चायोग द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक कुल 323 भारतीयों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित की गई है। हमको एयरपोर्ट पर पता चला कि इंडियन एयरफोर्स हमें दिल्ली तक लिफ्ट कर रहा है, तो हम खुशी से सामान्य रहते हैं। बहुत खुशी हुई और वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड वी आर रियली एस्केप्ड, वी आर रेस्क्यूड फ्रॉम दैट साइक्लोन इम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़े मुश्किल से बाहर निकाला है एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड यू ऑल रियली मतलब और भारतीय सेना का हमें बहुत गर्व है एंड थैंक यू सो मच एंड डेफिनेटली भगवान करे ऐसा किसी के ऊपर इस तरह से इवैक्यूएट करने का मौका ना आए। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एयर फोर्स इज ऑलवेज विद अस। और दितवा तूफान से प्रभावित श्रीलंका में भारत की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन सागर बंधु के तहत आपदा में फंसे कई अन्य देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत आज भारतीय वायुसेना ने जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्लोवानिया और ब्रिटेन के नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। वायुसेना के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा, जरूरत के समय साथ साथ भारत के चल रहे ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों ने श्रीलंका में फंसे लोगों को निकाला, जिनमें जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्लोवानिया और ब्रिटेन के नागरिक शामिल थे। श्रीलंका में चक्रवात दितवा की वजह से भारी तबाही मची है। मरने वालों का आंकड़ा अब 330 के पार पहुंच चुका है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा रविवार शाम 6 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक 334 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 370 लोग लापता हैं। देश के कई हिस्सों में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने व्यापक तबाही मचाई है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 11,19,000 लोग यानी तकरीबन 3,10,000 परिवार इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में घर, सड़कें और सार्वजनिक ढांचे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना और NDRF टीमें प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने और आवश्यक राहत सामग्री वितरित करने में अहम भूमिका निभा रही है। भारत की ओर से की जा रही ये मानवीय मदद श्रीलंका के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि बीती रात असम से 11 गैर कानूनी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। ये घुसपैठिए असम के श्रीभूमि जिले से भेजे गए, जो बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित है। मुख्यमंत्री ने असम पुलिस की कार्रवाई को बॉलीवुड के सुपरहिट एक्शन फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी की फिल्मों से भी जोड़ा। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि असम पुलिस का आधी रात का ऑपरेशन इतना साफ था कि सिंघम भी बैकग्राउंड म्यूजिक रोक देगा। 11 गैर कानूनी एंट्री करने वालों को रात 12:30 बजे तक वापस भेज दिया गया। कोई विलन एंट्री नहीं, कोई 12 मिनट का मोनोलॉग नहीं, यहाँ तक कि एक उड़ने वाली जीप भी नहीं। असम पुलिस मतलब
करण अर्जुन प्लस रोहित शेट्टी यूनिवर्स ये साबित हुआ। असम के नागांव जिले में लुटुमारी रिजर्व फॉरेस्ट की 5,962 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए रविवार को लगातार दूसरे दिन भी बड़ा अभियान जारी रहा। प्रशासन द्वारा चलाए गए इस अभियान में करीब 1700 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अधिकांश के घर ढहा दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार शनिवार तक 70% अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया था और शेष कार्रवाई आज पूरी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि लोगों को नोटिस देने और समय देने के बाद ही ये कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जंगल की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह में आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों को नई उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उन्हें देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में आज 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को नई उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उन्हें देश के विकास में योगदान करने का आह्वान किया। That the research and innovation are the twin engines that will drive India's journey towards technological leadership. I encourage our young graduates to engage deeply in scientific temper, critical thinking, and original research and addresses India-specific challenges. उपराष्ट्रपति ने संस्थान के स्नातक, परास्नातक और पीएचडी छात्रों को डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स से देश के निर्माण में शामिल होकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग देने को कहा। I encourage you to contribute more in the area so that India's technological progress is protected, recognized, and we will be dictating the terms in the technical field globally. इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तकनीकी शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बताया। हरियाणा, I take immense pride in seeing how NIT Kurukshetra has emerged as a strategic pillar in the state's and the nation's development journey. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि साल 2014 से पहले राज्य में केवल 29 सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 44 हो गई है। 2014 जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तो 2014 से पहले सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की जो संख्या थी वो 29 थी और निजी संस्थान हमारे हरियाणा में 198 थे, जो आज बढ़कर के 44 उनकी संख्या हो गई है। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की मौजूदगी छात्रों को उनके अकादमिक और पेशेवर जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरणा देने वाला और यादगार अवसर रहा। साथ ही कुरुक्षेत्र का यह दौरा उपराष्ट्रपति की शिक्षण संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति गहरी रुचि को भी दिखाता है। कुरुक्षेत्र से अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्र सरकार ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। अब मोबाइल नंबर से चलने वाले ऐप बिना ओरिजिनल सिम के नहीं चल पाएंगे। देश के बाहर से बिना सिम के चलने वाले ऐप के माध्यम से ठगी और धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट देखिए।
सरकार ने देश की टेलीकॉम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार के संज्ञान में आया कि कुछ ऐप आधारित कम्युनिकेशन सर्विसेज जो मोबाइल नंबर से चलती हैं, बिना सिम कार्ड के भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसका इस्तेमाल विदेशों में बैठे साइबर अपराधी गलत कामों के लिए कर रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने इस पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार पिछले कुछ महीनों से सभी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ चर्चा कर रही थी कि इस पर कठोर कदम उठाने के सभी विकल्पों पर बातचीत के बाद खतरे की गंभीरता को देखते हुए अब इस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी थी। सरकार के नए नियमों को 90 दिन के अंदर लागू करने होंगे। ऐप तभी चलेगा जब उसी मोबाइल नंबर वाला सिम कार्ड मोबाइल में लगा हो और एक्टिव हो, यानी बिना असली सिम के ऐप का इस्तेमाल बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। अगर किसी ऐप की वेब सर्विस भी है तो उसे हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट होना होगा। बार बार लॉगिन की सुविधा रहेगी, लेकिन सिर्फ सुरक्षित QR कोड स्कैन करके ही। इन नए नियमों का उद्देश्य स्पष्ट है, भारतीय मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग रोकना और साइबर फ्रॉड पर कड़ी लगाम लगाना। सरकार का संदेश साफ है, देश की डिजिटल सुरक्षा और आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ये कदम उसी दिशा में एक मजबूत प्रयास है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल उन्मूलन और नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कुल 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 65 लाख से 27 इनामी माओवादी भी शामिल है। दंतेवाड़ा के SP गौरव राय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाते हुए पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 37 माओवादी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर पिछले 20 महीनों में दंतेवाड़ा जिले में 165 इनामी माओवादी सहित कुल 508 से अधिक माओवादियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा को अपनाया है। इसमें टोटल 27 इनामी है, 37 में 27 इनामी नक्सली है, कुल 65 लाख का इनामी। 2024-25 साल जो है लगातार ऑपरेशन चलता रहा है। CRP, बस्तर फाइटर, CRPF सभी ने मिलकर लगातार ऑपरेशन किए। हमारे जिले, पड़ोसी जिले सभी जगह मिलकर, और इसी का विभिन्न मुठभेड़ भी हुई है और साथ में कई सरेंडर्स भी हुए हैं। और आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने अपील भी किया है सरेंडर के लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान बेस्ड एक टेरर सिंडिकेट का खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गैंगस्टर से आतंकवादी बने शहजाद भट्टी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने इस मॉड्यूल के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार लोगों की पहचान विकास प्रजापति उर्फ बेटू, हरगुनप्रीत सिंह उर्फ गुरकरणप्रीत सिंह और आसिफ उर्फ आरिश के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही उनके मोबाइल फोन में शहजाद भट्टी और उसके विदेश में बैठे मॉड्यूल के साथ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चैट भी मिली है। मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। और तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में तिरुपत्तूर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 सरकारी बसों की आमने सामने की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 40 लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिनका मदुरै, कराईकुडी और तिरुपत्तूर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
बताया जा रहा है कि तिरुपत्तूर से कराईकुडी जा रही एक सरकारी बस और कराईकुडी से डिंडीगुल जा रही एक अन्य बस की आमने सामने टक्कर से ये भीषण हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में दोनों बसों के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कई यात्री बस में फंस गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से तिरुपत्तूर सरकारी अस्पताल और आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया। इस दुर्घटना में मौके पर ही दोनों बसों के चालक समेत 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ने तिरुपत्तूर के सरकारी अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे पर उपराष्ट्रपति ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हुए दुखद सड़क हादसे में हुई जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। काशी तमिल संगमम यानी KTS 4.0 को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में BHU के छात्रों ने रन फॉर KTS के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य काशी तमिल संगमम को ऊर्जा और एक मकसद देना था। दरअसल काशी तमिल संगमम तमिलनाडु और काशी को जोड़ने वाले रिश्ते का जश्न है, जो हर कदम विरासत, एकता और साझा गर्व की झलक दिखाता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। रांची स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बॉलिंग चुनी। भारत ने विराट कोहली के शतक के दम पर 349 रन बनाए। जवाब में मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका 332 रन ही बना सकी। भारत से कोहली ने 135, रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान KL राहुल ने 60 रन बनाए। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका से मार्को यानसन, नांद्रे बर्गर, कार्बिन बॉश और ओटलिन बार्टमैन को 2-2 विकेट मिले हैं। भारत के 349 रन के विशाल स्कोर के सामने दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। टीम ने 11 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए। मैथ्यू बिट्सजकी ने फिर पारी संभाल ली और उन्हें मार्को यानसन का साथ मिला, लेकिन दोनों एक ही ओवर में आउट हो गए। आखिर में कॉर्बिन बॉश ने 50 लगाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन उनकी पारी काम नहीं आई। सीरीज का दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। 1 फरवरी को होने वाली इंडियन नेवी हाफ मैराथन की तैयारियां जोरों पर हैं। नई दिल्ली चाणक्यपुरी स्थित संगम हॉल में आज एक सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन किया गया, जहां इंडियन नेवी हाफ मैराथन की आधिकारिक जर्सी और मेडल का अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नौसेना के वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर, चीफ ऑफ पर्सनल स्टाफ ने मैराथन के प्रतीक चिन्हों का अनावरण करते हुए कहा कि इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस और अनुशासन के प्रति प्रेरित करना है। फरवरी में अपना फर्स्ट एडिशन दिल्ली में शुरुआत की थी हमारे हाफ मैराथन की, और उसमें ऑलमोस्ट 12,000 लोग आए थे। इस बार हम उसको और थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, एटलीस्ट 15 से 18,000 लोग पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं। और हमारा मकसद ये रहता है कि हम अपना आउटरीच जारी रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविल कम्युनिटी जो है हमारे साथ जुड़ें और नेवी के साथ दौड़ें और नेवी के बारे में जानें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया है, जो किसी चेतावनी से कम नहीं आंका जा सकता। ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास के पूरे हवाई क्षेत्र को बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ड्रग डीलरों, मानव तस्करों, एयरलाइनों और पायलटों को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के हवाई क्षेत्र से गुजरना खतरनाक होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका प्रशासन मादुरो सरकार को अवैध घोषित कर चुका है और वेनेजुएला को मादुरो सरकार पर चुनाव बढ़ाने के लिए ऐसे विकल्प लागू कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।